तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है जेनेटिक कोड। तो हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पर जेनेटिक कोड। कोड मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक कोड का मतलब होगा अगर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, क्योंकि जीन्स किस फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्म में। तो अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो उसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। अब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किसके साथ में एसोसिएटेड होनी चाहिए? ये वाली एमआरएनए के साथ में। जो एमआरएनए हमारा होता है, हमें मालूम है एमआरएनए किसका बना होता है, ए सी यू जी, ये बार बार रिपीट होते हैं और इनके रिपीटेशन से एक एमआरएनए सिंथेसिस होते हैं। मतलब कि एमआरएनए एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ए यू जी सी। ये बार बार रिपीट करते हैं और एमआरएनए फॉर्म करते हैं। एमआरएनए की ये जो सीक्वेंस है, इसी से अल्टीमेटली क्या बनने वाला है? प्रोटीन। इसी से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और जो प्रोटीन होता है वो बना होता है अमीनो एसिड्स का। ये एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, और ये पूरा अमीनो एसिड की जो चेन बनती है इसी को बोलते हैं प्रोटीन। अब अमीनो एसिड के अंदर में, प्रोटीन के अंदर में कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन पर ऐड होने वाला है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सेकंड पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, थर्ड पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो जो प्रोटीन के अंदर में अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिसाइड करता है एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर एमआरएनए में प्रेजेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड जुड़ते हैं प्रोटीन सीक्वेंस में। और ये जो रिलेशन है कि कौन सा सीक्वेंस किस तरह का प्रोटीन जनरेट करने वाला है, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या बोल सकते हो तुम? एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसी इंफॉर्मेशन को बुलाया जाता है जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड है ये कोडॉन्स की फॉर्म में होती है। जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होता है? छोटे छोटे कोडॉन्स की फॉर्म में। कोडॉन्स यानी 3 न्यूक्लियोटाइड की एक ऐसी सीक्वेंस जो एक सिंगल अमीनो एसिड को डिसाइड करती है। जो 3 न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी सीक्वेंस है, ये एक कोडॉन है। और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है प्रोटीन में। मतलब ये वाला जो मान लो ACU लिखा है, ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ पर लेकर के आ रहा है। ये GGU लिखा है, ये दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर लेकर के आ रहा है। CAG लिखा है, ये तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पर लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे एक और होगा, हमने यहाँ पे चलो ये 3 का ही बना लेते हैं प्रोटीन, फिर यहाँ पे 3 का ही बनेगा। ये तो ये भी क्या कोडॉन है? हाँ, ये सारे अलग अलग कोडॉन्स हैं। दिस इज कोडॉन, दिस इज ऑल्सो कोडॉन। ऐसे ही बहुत बड़ा एमआरएनए होता है जिसपे कई सारे कोडॉन्स लगे होते हैं। जो कोडॉन के किस नेचर के होते हैं? ट्रिपलेट नेचर के। मतलब ये 3 न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बने होते हैं और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने का काम कर रहा होता है। ये बेसिक बातें हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में होता है? कोडॉन्स की फॉर्म में। और एक कोडॉन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा होता है। अब कोडॉन्स का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कोडॉन का कंसेप्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जीन का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो हमने सेंट्रल डॉगमा में 3 स्टेप पढ़े थे। डीएनए से हम क्या बनाते हैं? मान लो ये डीएनए टेम्पलेट है, इससे हमें बनाना है दूसरा डीएनए ATGC 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा, क्या अगर हमें इस डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना हो तो क्या बिल्कुल ऐसा बन जाएगा? हाँ, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, जहाँ पे एक डीएनए दूसरे डीएनए को बनाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, जहाँ पे एक डीएनए से हमें आरएनए बनाना होगा। जब ये ऐसा है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टी की जगह हम क्या रखेंगे? AUGC। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
इन दोनों जगह पर ध्यान से देखो तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड, ये वाला क्या है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये वाला आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे हम रेप्लिकेशन की बात करें या फिर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, एक न्यूक्लिक एसिड से हम दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, यहाँ पर भी एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। इन दोनों प्रोसेस में जो रूल यूज होता है वो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयर। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम डीएनए भी बना सकते हैं डीएनए से, और डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर प्रॉब्लम आती थी आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को समझने में। अगर हमें इस एमआरएनए से अब आगे चल के प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, क्योंकि एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जो प्रोटीन बना होता है वो एक अलग बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन भी एक पॉलीमर होता है, लेकिन वो अलग तरह का पॉलीमर होता है, वो न्यूक्लिक एसिड तो है नहीं। प्रोटीन के अंदर में अमीनो एसिड की चेन होती है, ये अमीनो एसिड की चेन होती है। और प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं? टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं। जो अलग अलग अमीनो एसिड प्रोटीन में हो सकते हैं वो 20 तरह के हो सकते हैं। अब ये बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो अलग तरह का मोनोमर है, ये बने हैं अमीनो एसिड्स के जो अलग तरह के मोनोमर है। क्या इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बीच में कोई डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती। दूसरा, इनका नंबर भी सेम नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4, और ये है 20। तो ना तो इनका नंबर सेम है और ना इनके पास कोई डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो इसको समझना काफ़ी मुश्किल था। इसको समझाने के लिए हमें कई सारे फील्ड्स के, डिफरेंट फील्ड्स के जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, फिजिस्ट हैं, सारे ब्रांच के जो साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प लगी। सबने कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और तब जाकर के हमें जेनेटिक कोड के बारे में, ये जो रिलेशन है एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड्स और एमआरएनए और अमीनो एसिड्स का क्या रिलेशन बना सकते हैं हम, वो हमें जेनेटिक कोड की फॉर्म में, जेनेटिक कोडॉन की फॉर्म में पता लगा। अब किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, एक बार हम जेनेटिक कोड की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे हम जेनेटिक कोड तक अल्टीमेटली पहुंच पाए हैं। जो जेनेटिक कोड का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था जेनेटिक कोड का, वो प्रपोज किया था एक फिजिस्ट जॉर्ज गैमो ने। एक फिजिस्ट जॉर्ज गैमो थे, और इन्होंने बताया कि हमारा जो कोडॉन है उसके अंदर किस तरह से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम 20 अमीनो एसिड टोटल बना पाए। इन्होंने बोला, देखो तुम्हारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं एमआरएनए के अंदर में? अगर हम एमआरएनए के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो हमारे पास सिर्फ 4 हैं, ए, यू, जी, सी। इसने दूसरी चीज बोली कि भाई हमारे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कितने हैं? टोटल 20 है। 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन में मिल सकते हैं। अब अगर 4 चीज़ों को कंबाइन करके तुम्हें 20 चीज़ों के लिए डाटा जनरेट करना है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। इसके लिए तुम्हें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हो? कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, क्योंकि कॉम्बिनेशन करके हम कई सारी चीज़ें कम चीज़ों से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में टोटल 10 नंबर होते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 10 नंबर है हमारे पास में। लेकिन इन 10 नंबर को यूज़ करके हम कितने सारे फ़ोन नंबर क्रिएट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम इनकी सीक्वेंस, अरेंजमेंट अलग अलग कर देते हैं। अरेंजमेंट चेंज कर दो, उनकी कॉम्बिनेशन कर दो, और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे इन्हीं 10 से तुम इनफाइनाइट नंबर क्रिएट कर लेते हैं हम। वैसे ही इन्होंने बताया कि अगर हम कॉम्बिनेशन मेथड इस्तेमाल करें तो उससे हम 20 अमीनो एसिड को कोड करने वाला जो डाटा है, कोडॉन्स है, वो जनरेट कर सकते हैं। पूछा गया भाई कितने न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन में होने चाहिए, फिर तुम्हारे हिसाब से कितने का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? तो इन्होंने बोला कॉम्बिनेशन बनाना भी बहुत सिंपल है। देखो पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास जो कोडॉन है वो एक सिंगलेट होता, जो कोडॉन होता वो कैसा होता? सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब वो एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने बन पाते? टोटल कोडॉन्स 4 ही बन पाते। ए, यू, जी, सी, एक 4 ही बन पाते।
तो 4 तो हमें नहीं चाहिए भाई, 20 चाहिए, मिनिमम 20 तो होना चाहिए ना हमें, जितना डाटा सेट क्या चाहिए, मिनिमम 20। तो ये वाला तो नहीं है, मतलब सिंगलेट तो खत्म हो गया। फिर दूसरा आता है क्या, ये डबलेट हो सकता है। डबलेट यानी ऐसा कोडॉन जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड साथ में प्रेजेंट हो, 1 2। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड साथ में प्रेजेंट होंगे तो डाटा क्या बनेगा, 4 × 4। यहाँ भी तुम AUGC कुछ भी रख सकते हो, यहाँ भी AUGC कुछ भी, 4 में से कुछ भी रख सकते हो, तो ये टोटल हो जाएगा 16। अच्छा, क्या 16 20 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी तो नहीं आएगा, तो डबलेट भी नहीं हो सकता। फिर इन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट लगाया ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट यानी एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में प्रेजेंट होने चाहिए, N. अगर ऐसा है तो कितने कोडॉन्स बना पाओगे, 4 × 4 इज इक्वल्स टू 64। अब यहां से समझना, ये जो 64 न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, जो 64 हमने कोडॉन बनाए, 64 कॉम्बिनेशन बनाए, क्या ये 64 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है? हाँ, 20 से तो ज्यादा ही है ना भाई। तो मतलब इन्होंने बोला कि मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए कोडॉन, हमारे कितने होने चाहिए, मिनिमम कोडॉन शुड बी ट्रिपलेट। फिर इनसे पूछा गया भाई अगर ट्रिपलेट बोल रहे हो तुम तो आगे क्यों नहीं जा रहे, मतलब टेट्राप्लेट क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 4 का बनाओ, टेट्राप्लेट, तो यहां भी तो बन जाएगी बात। अगर ये 4 का बना होगा, 4 × 4 × 4 × 4 16 64, और 64 को 4 से करेंगे तो 16 24 25 256, तो यहाँ भी तो आएगा। हाँ, तो ये भी आ सकता है बिल्कुल। तो जॉर्ज गैबो ने कभी भी ये नहीं बोला था कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, जॉर्ज गैबो ने बोला था मिनिमम कोडॉन को ट्रिपलेट होना चाहिए, ताकि हम 20 से ज़्यादा कोडॉन तभी जनरेट कर पाएंगे जब मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन हमें करना ही पड़ेगा। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 3 तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम ये होना चाहिए। ये किसने प्रपोज किया, जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो एक फिजिस्ट थे, वो बायोलॉजिस्ट तो थे नहीं, तो उन्होंने ये अपनी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, कॉम्बिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके एक प्रपोजिशन दिया था कि कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है। ठीक है, इन्होंने तो प्रपोज कर दिया, बट साइंस में सिर्फ प्रपोजिशन से बात नहीं बनती, उसमें प्रूफ करना पड़ता है। अब इसको प्रूफ करना और ज़्यादा चैलेंजिंग है भाई, इसको देना फिर भी मैथ्स के मदद से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, बट इसको हम प्रूफ करेंगे कि ट्रिपलेट नेचर होता है, ये और ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है, और 2 साइंटिस्ट हैं जिनका हमें नाम याद रखना है, जिन्होंने इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो प्रूफिंग ट्रिपलेट नेचर वॉज इवन मोर चैलेंजिंग टास्क। तो प्रूफ करना प्रपोज करने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और इसको प्रूफ करने में 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का हाथ आता है, एक है नायरनबर्ग, और नायरनबर्ग के बाद में हरगोबिंद खुराना। ठीक है, इसमें एक और नायरनबर्ग के साथ इनके एक और कलीग थे, मेथाई, पर वो एनसीईआरटी में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो हम अभी यही मान के चलेंगे कि नायरनबर्ग और हरगोबिंद खुराना। अब इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है पहले वो समझेंगे, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो नायरनबर्ग का पहले काम समझते हैं। नायरनबर्ग ने क्या किया था, नायरनबर्ग ने एक सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम डेवलप किया था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के बाहर। हमें मालूम है भाई नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे चलता है, नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल के अंदर चलता है। मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ता है, और ये राइबोसोम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन में। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन नायरनबर्ग ने क्या किया था, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी था, इसको रेप्लिकेट किया था एक इन विट्रो सिस्टम में, या फिर सेल फ्री सिस्टम में। एक मशीन है, उस मशीन में इन्होंने पूरा प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम रेप्लिकेट किया, इसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस मशीन। इन विट्रो यानी सेल के बाहर, अगर सेल के अंदर हो रहा है देन इट इज इन वीवो। ये प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम इन्होंने डेवलप किया।
अब ये कैसे काम में इन्होंने लिया, कैसे ये यूज करेंगे जेनेटिक कोड को पता करने के लिए, तो इसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे। भाई अगर हम कोई भी एमआरएनए यहाँ पर डाल दें, मान लो यहाँ पर कोई एमआरएनए डाल दिया, तो क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एमआरएनए प्रोटीन बना के दे देगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो अगर हमारे पास एमआरएनए की सीक्वेंस हमें पता हो तो क्या हम स्पेसिफिक प्रोटीन बनवा सकते हैं? अगर हमारी एमआरएनए की सीक्वेंस हमें मालूम हो तो जो प्रोटीन सीक्वेंस आएंगी वो भी तो हमारे एक स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस आएगी, है ना? हाँ। तो नेरेनबर्ग ने क्या किया, आप सेकंड काम किया कि इन्होंने ये जो एमआरएनए था इसके लिए आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस करना उन्होंने स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस यानी सेल के बाहर जब हम अपनी मर्जी से कोई आरएनए बनाएं, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मदद से एमआरएनए जनरेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस करने के लिए उन्होंने एंजाइमेटिक मेथड का इस्तेमाल किया। एक एंजाइम मेथड का इस्तेमाल किया, और जो एंजाइम उन्होंने इस्तेमाल किया वहां पर उसका नाम है सेवरो-ओकाव एंजाइम, ओका एंजाइम, सेवरो-ओका एंजाइम। जो सेवरो-ओका एंजाइम है ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन कैसा आरएनए पॉलीमरेज है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये किसको किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, बिना टेम्पलेट के भी ये नया एमआरएनए सिंथेसाइज कर सकता है। इस सेवरो-ओकाव एंजाइम का एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज तो ये हो गया हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या फिर सेवरो-ओकाव एंजाइम। और इनका काम क्या है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एक पर्टिकुलर एमआरएनए सिंथेसाइज करना। फिर जैसे ही इन्होंने एक पर्टिकुलर एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे, मान लो हमने एक आरएनए सिंथेसाइज कर लिया, ये वाला, ये एमआरएनए हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, फिर इस एमआरएनए को हम कहाँ डाल देंगे? इस सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में डाल दिया, मशीन में डाल दिया। तो क्या इस एमआरएनए के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन हमको मिल जाएगा? बिल्कुल भाई, जैसे ही हमने एमआरएनए सिस्टम में डाला है तो ये हमें अमीनो एसिड को जोड़ के क्या दे देगा? एक प्रोटीन दे देगा। और ये प्रोटीन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? इस एमआरएनए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं भाई, हमने एमआरएनए बनाया था, इसकी सीक्वेंस तो हमें मालूम होगी, ये इसकी सीक्वेंस हमें मालूम है, नोन है, इसको हमने खुद ने बनाया है, और इस प्रोटीन की सीक्वेंसिंग हम परफॉर्म कर लेंगे। इस प्रोटीन की सीक्वेंसिंग हम परफॉर्म कर लेंगे। अब जैसे ही हमने एमआरएनए की सीक्वेंस हमें मालूम थी, हमने बनाए थे, इस प्रोटीन की सीक्वेंसिंग हमने परफॉर्म कर ली, तो क्या अब हम ये पता कर सकते हैं कि इस एमआरएनए के अंदर कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को जोड़ रहा है? क्योंकि दोनों की सीक्वेंस पता है, तो कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है वो हम यहां से पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है इनके सेल फ्री सिस्टम को बनाने का। और सेल फ्री सिस्टम में आर्टिफिशियल एमआरएनए डालेंगे। आर्टिफिशियल एमआरएनए कैसे बनाया इन्होंने? एंजाइमेटिक मेथड से बनाया, सेवरो-ओकाव एंजाइम बनाया, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से एक एमआरएनए बनाया, और उस एमआरएनए को उन्होंने कहाँ डाल दिया? इस मशीन के अंदर। और उस मशीन ने इस एमआरएनए को कन्वर्ट कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोटीन में। जिस तरह का एमआरएनए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन बन गया। इस एंजाइम को यूज करके इन्होंने कई सारे होमोपॉलीमेरिक एमआरएनए बनाए। इन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? कई सारे होमोपॉलीमर ऑफ एमआरएनए। तो जब इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया, जैसे पहला होमोपॉलीमर इन्होंने बनाया था यू का होमोपॉलीमर, बहुत सारी आपस में यू जोड़ते गए और एक सीक्वेंस बना दी। टोटल कितने यू जोड़े यहां पर? 3, 6, 9, 12, 15, टोटल 15 यू जोड़े इन्होंने। अब इस आर्टिफिशियल एमआरएनए को इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में डाल दिया, तो इससे प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। जो प्रोटीन इनको मिला उसके अंदर में
एक सिंगल अमीनो एसिड बार बार रिपीट कर रहा था। तो ये जो प्रोटीन था ये भी कैसा मिला इनको, होमोपॉलीमर। इन्होंने जो mRNA डाला था वो भी होमोपॉलीमर था यू का। ऐसे ही जब उनको प्रोटीन मिला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आफ्टर ट्रांसलेशन, तो वो भी इनको होमोपॉलीमर प्रोटीन मिला। होमोपॉलीमर यानी इसके पास सिंगल अमीनो एसिड बार बार रिपीट कर रहा था। और कौन सा अमीनो एसिड था यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन। हर जगह पे सिर्फ एक ही अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन रिपीट कर रहा था। अच्छा, फिनाइल एलेनिन रिपीट कर रहा था ये तो ठीक है, बट उसका नंबर भी बहुत स्पेसिफिक आ रहा था। जितना भी mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड था, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 5। तो जैसे ही हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, जो नंबर आ रहा था यही नंबर ऑफ अमीनो एसिड हमें प्रोटीन में मिल रहा था। जैसे जब हमने 15 डाला तो कितने अमीनो एसिड मिले, 1 2 3 4 5। अगर इन्होंने 300 डाले होते, मान लो 300 न्यूक्लियोटाइड का बनाया होता, तो कितने अमीनो एसिड मिलते, 100 अमीनो एसिड मिलते। अगर 30 डाले होते तो कितने मिलते, 10 अमीनो एसिड मिलते। तो इस तरह से नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के कंपैरिजन में, और उसका जो टाइप था वो भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था कि किस तरह का हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस mRNA के अंदर में बनाया है। अच्छा, इसको ध्यान से अगर समझ के ये तो पता लग रहा है कि हमारे पास में जो जेनेटिक कोडॉन है, जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट नेचर का है। भाई ट्रिपलेट नेचर का है तभी तो जो इसका नंबर है वो 3 के डिविजिबल में आ रहा है अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो क्या इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जेनेटिक कोड सच में ट्रिपलेट होता है? जो जॉर्ज गैमो ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, क्या वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है? हाँ। अच्छा, ट्रिपलेट नेचर के साथ में एक और चीज प्रूफ हो रही है कि यू और यू, जो 3 यू होते हैं कोडॉन के अंदर, तो वो किसको कोड करते हैं, फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। तो हमें याद भी रखना है क्योंकि कुछ कोडॉन हमें याद रखने होते हैं जिसमें से यू 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 एक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होता है, और जो यू 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 कोडॉन है वो फिनाइल एलेनिन नाम के अमीनो एसिड का कोड करता है। फिर इन्होंने एक दूसरा होमोपॉलीमर बनाया जिसका नाम है AAA। ऐसे ही बहुत सारे AAA जोड़ दिए। ये हम कोडॉन को अलग, एकदम अलग करके दिखा रहे हैं ताकि समझ में भी आ जाएगा। ये mRNA मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब इसको इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में डाला तो क्या मिला इनको, फिर से इनको एक होमोपॉलीमेरिक प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि एक ही कोडॉन है तो होमोपॉलिक प्रोटीन मिलना जरूरी है। और अब की बार लाइसीन मिला। जो प्रोटीन मिला वो होमोपॉलीमर था लाइसीन का। और टोटल लाइसीन कितने मिले, फिर से सेम वही चीज मिली। जितने न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए थे, जैसे यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए हैं, टोटल 12। 3 3 3 और 3 12। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो 4 अमीनो एसिड हमको यहाँ पर मिले, एक अमीनो एसिड 2 3 और 4। इससे भी समझ में आ रहा है कि जेनेटिक कोडॉन क्या होता है, ट्रिपलेट नेचर का होता है। ट्रिपलेट नेचर के अलावा जो AAA है, ये वाला कोडॉन किसको कोड करता है, लाइसीन को। ये भी तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमें ये दोनों चीजें यहाँ से पता लग रही हैं। फिर एक और होमोपॉलीमर बनाया इन्होंने, CCC। जब इसको इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवाया तो हमें एक प्रोटीन मिला जिसमें होमोपॉलीमेरिक प्रोलीन अमीनो एसिड होमोपॉलीमर की फॉर्म में मिला। मतलब इसमें जब इन्होंने CCC नाम का बार बार होमोपॉलीमर बनाया तो जो प्रोटीन मिला उसमें सारे के सारे जो अमीनो एसिड थे वो प्रोलीन थे, और ये हमारा mRNA, इससे ये बना। तो ये भी यही चीज प्रूफ कर रहा है। चौथा जो ट्रिपलेट या होमोपॉलीमर इन्होंने बनाया वो GGG वाला है, और GGG किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। तो जो अमीनो एसिड ये कोड कर रहा होता है दैट इज ग्लाइसिन। तो 4 होमोपॉलीमर इन्होंने सिंथेसाइज किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो बनाया था फर्स्ट फॉर्म वो है फिनाइल एलेनिन का कोडॉन, यू वाला कोडॉन। तो हमें चारों कोडॉन एक तो याद भी रखने, और चारों कोडॉन का किस अमीनो एसिड को ये कोड करते हैं ये भी पता होना चाहिए। यू फिनाइल एलेनिन, AAA लाइसिन, CCC प्रोलीन, और GGG किसको कोड करता है, ग्लाइसिन। ये चारों याद होने चाहिए। लेकिन सिर्फ होमोपॉलीमर से बात बनेगी नहीं।
भाई अगर हम सिर्फ और सिर्फ होमोपॉलीमर बनाते रहें तो सारे कॉम्बिनेशन तो तुम होमोपॉलीमर से जनरेट नहीं कर पाओगे। भाई हमें हेट्रोपॉलीमर भी चाहिए, हमें कोपॉलीमर भी चाहिए, हमें क्या चाहिए साथ में, होमोपॉलीमर के साथ में कोपॉलीमर भी चाहिए। कोपॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड जुड़े हों, जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड ना हो, जिसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हो, इसको हम कई बार हेट्रोपॉलीमर भी बोलते हैं। जब हेट्रोपॉलीमर का इस्तेमाल करोगे तभी हम सारा कॉम्बिनेशन, जो 64 कॉम्बिनेशन हम बनाए थे, जेनेटिक कोड अगर ट्रिपलेट नेचर का है तो इसका मतलब है वो 64 कोडॉन ठीक थे जॉर्ज गैमो वाले, बट वो 64 कोडॉन तभी पढ़ पाएंगे जब हम होमोपॉलीमर के साथ कोपॉलीमर भी सिंथेसाइज करेंगे। कोपॉलीमर सिंथेसाइज करने में महारत हासिल थी हरगोबिंद खुराना में। तो यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है हरगोबिंद खुराना। ये इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, अमेरिकन सिटीजनशिप इन्होंने ले ली थी। तो इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट इनको बोला जाता है, हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम जैसा नीरेनबर्ग ने एक आर्टिफिशियल एमआरएनए को बनाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया था, इन्होंने भी आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप किया। इन्होंने लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप से डेवलप किया। इनका जो मैकेनिज्म था आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करने का, वो केमिकल मेथड था। ये केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके केमिकल मेथड का इन्होंने इस्तेमाल किया और केमिकल मेथड की मदद से आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज किया। अपनी मर्जी का जो भी सीक्वेंस वहां पर चाहिए उसमें आर्टिफिशियल एमआरएनए में ऐड किया। ये जो केमिकल मेथड था, केमिस्ट्री बेस्ड मेथड था, ये इसलिए एडवांस्ड था एंजाइम बेस्ड मेथड से, क्योंकि यहाँ पर हम होमोपॉलीमर तो बना ही सकते हैं, होमोपॉलीमर तो इससे बन ही सकता है, बट होमोपॉलीमर के अलावा हम इसमें अपनी मर्जी का कोपॉलीमर भी बनवा सकते हैं। जो भी कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर हमें चाहिए हम वो भी यहाँ पर इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो जब कोपॉलीमर डेवलप इन्होंने किया, फिर उसके बाद उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएंगे और प्रोटीन को सीक्वेंस करके जो जेनेटिक कोड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, होमोपॉलीमर के अलावा जो कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ से हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला जो कोपॉलीमर इन्होंने बनाया था वो नीरेनबर्ग के होमोपॉलीमर का मॉडिफिकेशन था। भाई नीरेनबर्ग ने क्या बनाया था, सबसे पहले यू 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 बनाया था, इसी को मॉडिफाई करके इन्होंने क्या बनाया, यू जी यू जी यू जी यू जी, ये इन्होंने एक कोपॉलीमर बनाया जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यू जी ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे हैं। अगर ये ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे हैं तो कोडॉन्स कैसे बनेंगे, यू एक कोडॉन बनेगा, फिर जी एक कोडॉन बनेगा, फिर यू एक कोडॉन बनेगा, फिर जी एक कोडॉन बनेगा। मतलब यहाँ पर दो कोडॉन्स हैं, एक है यू और दूसरा है जी, कोडॉन नंबर 1 और कोडॉन नंबर 2, और ये ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे हैं। ये फिर से 1 है, ये फिर से 2 है, फिर से 1 है, फिर से, ऐसे करके ये दो कोडॉन बार बार रिपीट करेंगे। जब इस एमआरएनए को इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में डाला, प्रोटीन सिंथेसिस करवाया इससे, तो जो प्रोटीन इनको दिखाई दिया वो वापस से 2 अमीनो एसिड का बना हुआ था और वो 2 अमीनो एसिड ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे थे। यहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स जो थे वो इसी 2 कोडॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स थे। मतलब जो अमीनो एसिड ये कोड कर रहे थे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो चीज मिलने वाली थी। जो यूजीयू था ये किसको कोड कर रहा था, सिस्टीन को। सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड है, जबकि जीयूजी किसको कोड करता है, जीयूजी कोड करता है वैलिन को। फिर से सिस्टीन, फिर से वैलिन। तो ऐसे जो प्रोटीन इनको मिला वो भी हमारा 2 डिफरेंट अमीनो एसिड का बना हुआ था और वो बार बार रिपीटेडली ऑल्टरनेट कर रहे थे एक के साथ। यूजीयू सिस्टीन को कोड कर रहा था, जीयूजी वैलिन को कोड कर रहा था, यूजीयू फिर से सिस्टीन को कोड कर रहा था, जीयूजी फिर से वैलिन को कोड कर रहा था। तो इससे हमें यूजीयू और जो जीयूजी कॉम्बिनेशन है ट्रिपलेट का, उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में, वो कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ये बात हमें वहां से पता लगी। ऐसे ही करके हमने बहुत सारे हेट्रोपॉलीमर बनाए। सारे हेट्रोपॉलीमर जो पॉसिबल थे
वो सारे हेट्रोपॉलीमर हमने सिंथेसाइज किए और उन हेट्रोपॉलीमर की मदद से जितना भी जेनेटिक कोड है, जितना भी जेनेटिक कोडॉन्स हैं 64 के 64, उन सब की इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? नेरेनबर्ग और खुराना का। और जेनेटिक कोड को पता करने के लिए इनको बाद में शेयर्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन दोनों को शेयर्ड नोबेल प्राइज दिया गया था जेनेटिक कोड को पता करने के लिए। आज जितनी भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड से रिलेटेड हमारे पास में है वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू है। अब ये तो हमने बात कर ली भाई किस तरह से जेनेटिक कोड को डेसिफर किया गया है, किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। पर जब इनको जेनेटिक कोड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता लगी होंगी। जेनेटिक कोड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमको पता लगी। तो जेनेटिक कोड की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी है कि भाई जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको देखा कैसे, उसको पता कैसे किया, ये तो हमने समझ ही लिया। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। जो जेनेटिक कोड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली प्रॉपर्टी तो यही है ट्रिपलेट नेचर। अब ये प्रूफ हो चुका है कि भाई जेनेटिक कोड एक्चुअल में ट्रिपलेट नेचर का होता है। जो जॉर्ज गैमो ने सिर्फ प्रपोज किया था उसको प्रूफ भी कर दिया गया है। अगर ट्रिपलेट नेचर का ये सच में होता है तो कितने टोटल कोडॉन्स बनेंगे? टोटल कोडॉन्स बनेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। इस 64 में से सारे अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जो 61 होते हैं ना वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं जिनको बोलते हैं सेंस कोडॉन्स। लेकिन 3 ऐसे कोडॉन भी हमको मिलते हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते, जिनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन या फिर एंटी सेंस कोडॉन। इन्हीं का दूसरा नाम होता है स्टॉप कोडॉन्स। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि इन स्टॉप कोडॉन का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को ख़त्म करना। जब प्रोटीन सिंथेसिस पूरा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी एक साइट चाहिए होता है। जैसे हमने टर्मिनेशन का ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन किया था, वहाँ पे टर्मिनेटर था, वैसे ही इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में कुछ कोडॉन्स होते हैं जिनका नाम है स्टॉप कोडॉन्स। ये 3 कोडॉन्स कौन कौन से हैं ये इनका नाम याद ही रखना पड़ता है एग्जैक्ट। UAA, UAG, UGA। तो U तो कॉमन है सब में, सिर्फ फर्क UAG, UAG, UGA और UAA का है। अब बात करते हैं इन सेंस कोडॉन को लेकर के, क्योंकि स्टॉप कोडॉन तो कुछ कोड नहीं करते। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इनकी आगे चल करके क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं। देखो हमारे पास 61 कोडॉन्स हैं जो सेंस कोडॉन्स हैं, मतलब ये कुछ कोड करते हैं। लेकिन अमीनो एसिड में प्रोटीन कितने होते हैं? सिर्फ 20 अमीनो एसिड होते हैं। भाई प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं, कितने तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं? 20 ही हो सकते हैं। क्या कोडॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं? बिल्कुल। तो इसका सिंपल सा मतलब है अगर 61 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं तो एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन्स के थ्रू कोड होगा। भाई यही होना चाहिए ना भाई। अगर 61 है ये और ये 20 ही है तो इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड कई सारे कोडॉन्स से कोड होना चाहिए। कोड 1 है मान लो, 2 है, कोडॉन 3 है, ऐसे ही कई सारे कोडॉन से एक अमीनो एसिड कोड होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी। इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स। और जितने भी ये कोडॉन सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं, मान लो 3 अमीनो एसिड है, 3 कोडॉन है जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो ऐसे कोडॉन्स को बुलाते हैं हम डीजेनरेट कोडॉन्स। डीजेनरेट कोडॉन्स। अब कितने कोडॉन्स डीजेनरेट होते हैं? इसके लिए हमें 20 अमीनो एसिड लिखने पड़ेंगे। 20 अमीनो एसिड में से जो 18 अमीनो एसिड होते हैं वो
एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, मतलब 18 अमीनो एसिड जो किस तरह की कंडीशन शो करते हैं, डीजेनरेसी शो करते हैं। लेकिन दो ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड से कोड होते हैं, उनको कोड करने वाला कोई दूसरा अमीनो एसिड नहीं होता। ऐसे अमीनो एसिड क्या शो करते हैं, नॉन डीजेनरेट कोडॉन, नॉन डीजेनरेट नेचर। इनका हमें नाम भी याद रखना और इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी। ये दो कौन से हैं, एक है मिथियोनिन और एक है ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन को कोड किया जाता है AUG से, जबकि ट्रिप्टोफैन को हम कोड करते हैं UGG, हाँ, इससे। तो मिथियोनिन को AUG और ट्रिप्टोफैन को UGG से कोड किया जाता है। जो डीजेनरेसी है वो उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। अगर एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से कोड हो रहा है, तो कितने कोडॉन से कोड हो रहा है, क्या 2 से कोड हो रहा है, 3 से कोड हो रहा है, 4 से कोड हो रहा है, 5 से कोड हो रहा है, 6 से कोड हो रहा है, ये भी लेवल्स में होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो 2 कोडॉन से कोड होने वाले अमीनो एसिड हैं वो भी होते हैं हमारे पास। क्या 3 कोडॉन से भी कोई अमीनो एसिड कोड होता है? हाँ, एक अमीनो एसिड होता है आइसोल्यूसिन। ये सिंगल अमीनो एसिड है जो 3 कोडॉन से कोड होता है। फिर आते हैं 4 कोडॉन वाले। बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जो 4 से कोड होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो 2 से कोड होते हैं। 2 और 4 वाले तो बहुत सारे होते हैं, हमें सिर्फ 3 वाला याद कर लो, आइसोल्यूसिन, ये इकलौता होता है। 6 कोडॉन से भी कोड होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 कोडॉन से कोड होते हैं। बीच में देखो यहाँ पे 5 नहीं लिखा, क्योंकि 5 से कोई भी कोड नहीं होता। क्या 6 से ऊपर 7 कोडॉन या 8 कोडॉन से भी कोई कोड होता है? नहीं, 6 मैक्सिमम है। अगर एक अमीनो एसिड है वो मैक्सिमम 6 कोडॉन से ही कोड हो सकता है। कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं जो 6 कोडॉन से कोड होते हैं? 3। एक है इसमें ल्यूसीन, एक है इसमें सेरीन और आर्जिनिन। तो ये 3 जो होते हैं, ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन, वो 6 कोडॉन से कोड होते हैं। 4 और 2 वाले तो भर भर के, तो इनको तो याद करने कोई मतलब नहीं है। आइसोल्यूसिन 3 से कोड होता है और मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन 1-1 से कोड होते हैं। तो इनका तो आपको कोडॉन भी याद रखना पड़ेगा, AUG और UGG। ये बात हो गई डीजेनरेसी की। अच्छा, डीजेनरेसी का क्या रिवर्स भी ट्रू है? क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? रिवर्स मतलब जैसे अभी हमने बताया कि एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो रहा है, कोडॉन नंबर 1, कोडॉन नंबर 2, कोडॉन नंबर 3। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? रिवर्स मतलब क्या एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को भी कोड कर सकता है? क्या ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को भी कोड कर सकता है ये वाला कोड? नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। जो इसका रिवर्स फॉर्म में, ये ट्रू नहीं है। एक कोडॉन 100% फिक्स है कि वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बिल्कुल 100% फिक्स है। ये वाली चीज 100% फिक्स है कि अगर ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो ये इसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। कोडॉन 3 भी इसी अमीनो एसिड को कोड करता है, किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ये भी इसी को कोड कर रहा है, किसी तीसरे को कोड, किसी दूसरे को कोड नहीं कर सकता। पर एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। इसका रीजन भी है कि अमीनो एसिड कम है, 20 हैं, और कोडॉन्स ज्यादा हैं, 61 हैं। तो जो ज्यादा है उसके पास चॉइस होगी, मतलब जो कम है उसके पास चॉइस होती है मल्टीपल। जो ज़्यादा होते हैं उसके पास चॉइस नहीं होती, वो वैसे ही पहले ज़्यादा हैं, वो तो कॉम्पीट कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, एक सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, एक सीट के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि दूसरा रिवर्स केस पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं? इस प्रॉपर्टी का दूसरा एक और नाम होता है अनएम्बिगियस या फिर स्पेसिफिक नेचर। इस प्रॉपर्टी को हम बुलाते हैं कि ये जो कोडॉन्स होते हैं वो अनएम्बिग्यूअस होते हैं। या फिर स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अनएम्बिगियस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं।
देखो ग्रीक में एम्बिगियस का मतलब होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन कब आता है? जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, आपके पास मल्टीपल पाथ हो जिन पे आप चल सकें। मान लो एक कोडॉन है, ये कई सारे अमीनो एसिड बना रहा होता है, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसको बोलते हैं अनएम्बिगियस कंफ्यूजन। बट अगर इसके पास एक ही अमीनो एसिड को बनाने का ऑप्शन है, सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड को बनाने का ही ऑप्शन होता है, तो क्या इसके पास कंफ्यूजन है? नहीं, तो इसको बोलते हैं अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मतलब नॉट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नेचर का है, तो इसको स्पेसिफिक नेचर या फिर अनएम्बिगियस नेचर कोडॉन का बुलाया जाता है। इसके बाद बात आती है यूनिवर्सलिटी नेचर की। जो चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज यूनिवर्सल नेचर। कोडॉन्स का जो प्रॉपर्टी होता है, कोडॉन्स का जो स्पेसिफिसिटी होती है, वो बिल्कुल यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी की भी हम बात करें, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, इन सब में जो जेनेटिक कोड इस पर अप्लाई करता है, वो जेनेटिक कोड इस पे भी अप्लाई करता है, वो जेनेटिक कोड इस पे भी अप्लाई करता है। मान लो जैसे हम यू का बताएं, ये यू क्या कोड कर रहा था? यू कोड कर रहा था फिनाइलएलेनिन। तो क्या बैक्टीरिया में भी ये सेम फिनाइलएलेनिन बनाएगा? बिल्कुल। क्या प्लांट में भी ये सेम फिनाइलएलेनिन बनाएगा? बिल्कुल। क्या एनिमल में भी ये फिनाइलएलेनिन बनाएगा? बिल्कुल। तो चाहे आप इसको किसी भी अंदर डाल दो, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, हर किसी के अंदर ये फिनाइलएलेनिन का सिंथेसिस ही करने वाला है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल नेचर। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आजकल मिल जाते हैं, बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं। ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, बैक्टीरिया के कुछ डीएनए में, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वहां पर भी मिलते हैं, तो बहुत कम एक्सेप्शंस हैं पर कुछ मिल जाते हैं। ये जो यूनिवर्सल नेचर है जेनेटिक कोड का, ये हमारे लिए बहुत काम का है। ह्यूमंस के लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत मदद करता है। ह्यूमंस के लिए किसमें मदद करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद करता है। कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद करता है? जैसे देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, हमारा एक डीएनए का सेगमेंट उठाया, ये मान लो हमारा एक डीएनए का टुकड़ा है, और इस डीएनए के टुकड़ों को डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया का डीएनए था और उसके साथ में हमने अपना वाला, ये बैक्टीरिया का डीएनए था और इसके साथ में हमने ये वाला डीएनए टुकड़ा जोड़ दिया, फिर इसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अच्छा, क्या ये जो प्रोटीन हमारे अंदर बना रहा था, सेम प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर भी बनाएगा या अलग प्रोटीन बनाएगा? नहीं, सेम प्रोटीन, जो प्रोटीन ये हमारे अंदर बना रहा था, सेम प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर भी बनाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो डीएनए की सेम है, तो एमआरएनए सीक्वेंस तो बनेगा ही सेम, और एमआरएनए सीक्वेंस यहाँ पर भी सेम बनेगा। और हमें मालूम है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मतलब जो कोडॉन का मतलब हमारे अंदर है, जिस अमीनो एसिड को एमआरएनए हमारे अंदर बनाता जोड़ जोड़ के, वही सेम प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर भी बनने वाला है। तो हम अपना प्रोटीन बैक्टीरिया में, ईस्ट में, या किसी और दूसरे सेल में इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बनवा पाते हैं क्योंकि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल नेचर के हैं, वो हर जगह एक ही चीज़ को कोड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत फायदा करता है। अब बात करते हैं स्टार्ट कोडॉन। हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो एमआरएनए के पास एक स्टॉप कोडॉन होता है, जो तीन में से कोई सा भी हो सकता है। यूएए हो सकता है कि यूएजी हो या यूजीए हो, कोई सा भी एक यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन को स्टॉप कर देगा। और ये 3' एंड साइड पे होता है, जो एमआरएनए होता है ना, उसके 3' एंड साइड पे क्या होता है? स्टॉप कोडॉन। अच्छा, स्टार्ट कोडॉन भी तो होना चाहिए कहीं पर, कहीं से तो स्टार्ट होगा ना प्रोटीन सिंथेसिस। तो 5' एंड पे हमारे पास में यहाँ पे होता है स्टार्ट कोडॉन। ये जो स्टार्ट कोडॉन होता है इसकी सीक्वेंस है AUG। जो स्टार्ट कोडॉन होता है ये क्या होता है भाई? AUG जर्नली स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा चेंज भी होता है, लेकिन पहले हम जर्नल फीचर की बात करते हैं। तो AUG क्या है? यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा? यहाँ पे खत्म होगा। तो कितना पोर्शन ट्रांसलेट होने वाला है? सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो भाई इसके बाद जो बच गया ये कौन सा पोर्शन है? जो ये वाला पोर्शन बच गया, ये इसका क्या होगा?
दीज आर अनट्रांसलेटेड रीजन। एमआरएनए के अंदर में कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जो मैच्योर एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट वो प्रोटीन सिंथेसिस कोडॉन ऐड नहीं कर रहे होते। इनको हम बोलते हैं यूटीआर। दो तरह के यूटीआर होते हैं, 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर। जो 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है एमआरएनए के उसको बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर, जो 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर। इसकी बात हम ट्रांसलेशन के टाइम पे करेंगे, अभी तो बस याद रख लो कि स्टार्ट कोडॉन होता क्या है। अब इस जैसे हमने बात की थी, स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, नो अमीनो एसिड। क्या स्टार्ट कोडॉन के लिए भी बात सही है? नहीं। स्टार्ट कोडॉन दो फंक्शन करता है। जो स्टार्ट कोडॉन होता है इसका बेसिकली डुअल फंक्शन होता है। कौन कौन से दो फंक्शन परफॉर्म करता है? एक तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है स्टार्ट करने का, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। और दूसरा इसका काम होता है मिथियोनिन को कोड करता है। ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। तो ये है हमारे पास में स्टार्ट कोडॉन। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्ट कोडॉन सिर्फ पहला AUG होता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी AUG हो, यहाँ पर भी AUG हो और बीच में कुछ और सीक्वेंस है, मान लो CCC। अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो पहला अमीनो एसिड क्या आएगा? मिथियोनिन। और ये साथ में क्या है? स्टार्ट कोडॉन। अच्छा, GGG क्या बना रहा था? ग्लाइसिन, तो यहाँ पे आएगा ग्लाइसिन। अब ये बताओ, ये भी एक AUG है, तो क्या ये फिर से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। जो पहला AUG होता है 5 प्राइम एंड साइड से, उसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। बट पहले के बाद जितने भी AUG होते हैं वो स्टार्ट कोडॉन नहीं होते हैं, वो नॉर्मल हमारे मिथियोनिन को कोड कर रहे होते हैं, वो स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते। तो ये AUG जो है ये भी क्या ऐड करेगा? मिथियोनिन, पर ये स्टार्ट कोडॉन नहीं है। जो CCC है ये प्रोलीन ऐड करता है, जो AUG है ये फिर से मिथियोनिन ऐड करेगा। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो AUG हैं ये बाद वाले, ये स्टार्ट कोडॉन नहीं होते। ये प्रो यूकैरियोट्स की बात है। अच्छा, हम अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तब समझते हैं थोड़ा सा। मान लो अगर ये प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में हल्का सा फर्क होता है। यहाँ पर AUG है स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पर कोई स्टॉप कोडॉन है UAG मान लो। जो पहला स्टार्ट कोडॉन होता है, एक और बना लेते हैं, यहाँ पर AUG है, यहाँ पर भी AUG है। जो पहला है वो स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करता है। अच्छा, जो भी AUG स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करता है बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में, उसकी खास बात होती है कि वो फॉर्माइल मिथियोनिन का एडिशन करता है। वो नॉर्मल मिथियोनिन का एडिशन नहीं करता, वो किसका एडिशन करता है? फॉर्माइल मिथियोनिन, जिसको FMET भी बोलते हैं। तो ये मिथियोनिन को ना ऐड करके क्या ऐड करता है? फिनाइल मिथियोनिन, FMET, फॉर्माइल मिथियोनिन। और क्या स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम कर रहा है? बिल्कुल। लेकिन अगर जो बीच में प्रेजेंट है, मान लो ये वाला है या ये वाला है, क्या ये स्टार्ट कोडॉन है? नहीं, ये स्टार्ट कोडॉन नहीं है, ये नॉर्मल AUG है। जब नॉर्मल AUG होते हैं वो मिथियोनिन को कोड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करते। तो जो बाद वाले होते हैं वो नॉर्मल मिथियोनिन का कोड करते हैं, लेकिन जो पहला वाला है वो FMET का कोड करता है। यहाँ पे मान लो GGG है तो यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, तो ऐसे चेन बनती जाएगी। यहाँ पे CCC है तो यहाँ पे प्रोलीन हो गया। तो ये बैक्टीरिया की बात हो गई। अच्छा, कई बार बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन भी मिलता है। स्टार्ट कोडॉन यहाँ पर सिर्फ AUG नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, AUG पहली साइट पे नहीं होता, GUG एज अ स्टार्ट कोडॉन काम कर रहा होता है वहां पे। बैक्टीरिया में कई बार अगर AUG अवेलेबल नहीं है या AUG से पहले कोई GUG है, मान लो यहाँ पर कोई GUG होता, तो बैक्टीरिया में GUG भी स्टार्ट कोडॉन का काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पर GUG है, मान लो ऐसा हम ये मानते हैं, यहाँ पे एक GUG बना लेते हैं, G है, ये स्टार्ट कोडॉन है। आपकी बार AUG है और यहाँ फिर से GUG है, यहाँ पे UUU है और ये स्टॉप कोडॉन कहीं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन की तरह कौन बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ये वाला। अगर ये स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या ऐड करेगा? फॉर्माइल मिथियोनिन।
जो भी स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करता है वो फेरमाइल मिथ्योनिन का ही कोड करता है। यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल प्रोलीन। अच्छा, यहाँ पे आएगा मिथ्योनिन नॉर्मल वाला, ये स्टार्ट कोडॉन नहीं है, सिर्फ मिथ्योनिन। यहाँ पे आएगा हमारा GUG। अब देखो ये GUG क्या वापस आ गया, लेकिन यहाँ पर GUG वेलिन का कोड करेगा। यहाँ पर GUG फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं बनाएगा, वो पहली पोजीशन पर स्टार्ट कोडॉन की तरह जब काम कर रहा था तब सिर्फ वो फॉर्माइल मिथ्योनिन ऐड कर रहा था। बाकी किसी भी जगह अगर वो बीच में प्रेजेंट है तो हमेशा वेलिन को कोड करता है। फिर वेलिन के बाद में यू तो हमें मालूम है कि फिनाइलएलेनिन बनाता है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। ये फर्क होता है, बैक्टीरिया में इनिशिएटर कोडॉन 2 हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। अब बात करते हैं इस पे न्यूमेरिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं। भाई अगर हम क्वेश्चन की बात करें वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जेनेटिक कोडॉन पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डीजेनरेसी के लेवल पर जनरली पूछते हैं। डीजेनरेसी एंड अनएम्बिगियस नेचर पर पूछते हैं। मान लो हमें एक mRNA सीक्वेंस दे दी गई, जो कि NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT के टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये जीन सीक्वेंस दे दी गई AUG UUC UUC, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। क्या हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड 100% श्योरिटी से हम ये बता पाएंगे क्या कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनने वाला है? हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये वाला एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, बिल्कुल फिक्स है, 100% फिक्स है। ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये भी 100% फिक्स है। ये किसी तीसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये भी फिक्स है। तो जो भी अमीनो एसिड ये बनाते हैं वो 100% श्योरिटी है कि वही अमीनो एसिड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि यही वाला प्रोटीन इस mRNA से बनने वाला है? बिल्कुल, ये बिल्कुल श्योर होता है। पर अगर इस क्वेश्चन को रिवर्स करके दे दिया जाए, हमें mRNA सीक्वेंस देने की बजाय अमीनो एसिड सीक्वेंस दे दी जाए, हमें mRNA सीक्वेंस दी ही ना जाए, हमें क्या दे दी जाए? एक प्रोटीन सीक्वेंस, अमीनो एसिड सीक्वेंस दे दी जाए। और फिर ये पूछा जाता, मान लो अगर हमें ये ना दिया जाता, ये दिया जाता, अमीनो एसिड की सीक्वेंस दी गई होती, ये सीक्वेंस दी गई होती और ये सीक्वेंस देकर के आपसे पूछा होता है कि mRNA सीक्वेंस बताओ जो कॉरेस्पॉन्डिंग इस अमीनो एसिड सीक्वेंस को बनाएगा। तो क्या हम 100% श्योरिटी से अब की बार बता पाते हैं कि कौन सा mRNA सीक्वेंस यहाँ पर होगा? यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो सकता है। तो हो सकता है कि एक अमीनो एसिड है जिसको कोड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल कोडॉन्स हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कोडॉन आ सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कोडॉन भी आ सकता है। अगर हम इसको, यहाँ पर एक कोडॉन आ सकता है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हो जाते हैं, तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 100% श्योर होना पॉसिबल नहीं है, जबकि इस वाले केस में 100% श्योर होना पॉसिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जॉर्ज गैमो के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। जॉर्ज गैमो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि कई चीज़ों को मिलाकर हम नई चीज़ें बनाते हैं, कॉम्बिनेशन करके हम नई चीज़ें बना सकते हैं। उसी कॉम्बिनेशन मेथड पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि हमें मालूम है अभी के टाइम पर एक प्रोटीन में टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं? 20 टाइप के। और mRNA के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? टोटल 4 हो सकते हैं, अलग अलग तरह के। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि मान लो प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड नहीं है, टोटल 100 अमीनो एसिड्स हैं, जो कितने अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं? 100 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं। तो फिर हमारे कोडॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होने चाहिए? एक कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनना चाहिए? तो वापस से हमें सेम वही कॉम्बिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। जितने न्यूक्लियोटाइड्स उतने में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। मान लो अगर हमारे पास 1 का होता तो हम क्या ऐड करते? 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 100 से बड़ा नंबर चाहिए, या तो 100 है या तो 100 से बड़ा। क्या 2 का हो सकता है? फिर से 4 ऐड करो, 2 4 × 16, फिर से 6 ऐड करो, तो ये हो जाएगा 4 =
64। फिर से ऐड करो तो ये 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 256। क्या ये जो 256 नंबर है ये 20 से 100 से तो बड़ा है। 100 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए जो कोडॉन होना चाहिए वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होना चाहिए? 4 का। मिनिमम 4 का हो सकता है, 4 से कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि 4 से कम रहेगा तो 64 ही बन पाएगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो अब की बार कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 4। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार वो दोनों को चेंज कर देता है या फिर न्यूक्लियोटाइड को पहले चेंज करते हैं। मान लो mRNA के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो mRNA के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते ही नहीं, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तब हमारा कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है? कितने न्यूक्लियोटाइड से बनता है? देखो, प्रोटीन के बारे में कुछ बात नहीं की है, मतलब प्रोटीन अभी भी 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। हमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है जिससे हम 20 या 20 से ज़्यादा अलग अलग कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएँ। तो इस कंडीशन में 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32। हाँ, तो 32 क्या 20 से बड़ा है? हाँ, तो हम इस वाले नंबर को चूज करेंगे। तो कितने पोजीशन का या कितने न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन होना चाहिए? 1 2 3 4 5। तो हमारा जो कोडॉन होगा इस टाइम पर वो 5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से 5 का सीक्वेंस बनेगा और उससे मिलकर के वो बना हुआ रहेगा। तो ये होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी देगा कि वो दोनों को चेंज कर देगा, वो किसी एक को चेंज करने की बजाय दोनों को ही चेंज कर देगा। जैसे वो ये बोल देगा कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है वो मान लो होगा 10 और जो प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो एसिड हैं वो है 5000। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितने कोडॉन्स का एक कोडॉन होना चाहिए। फिर से हम 10 चीज़ों को ऐसा कंबाइन करें कि हमारा जो कॉम्बिनेशन या ग्रुप का नंबर है वो कितना आ जाए। अलग अलग ग्रुप्स जो बने वो 5000 या 5000 से ज़्यादा बने, कम नहीं बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते चलो, 1 को करेंगे 10, 10 को मल्टीप्लाई करो दूसरे से 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 100 को मल्टीप्लाई करो एक और से तो 10 और 100 10 इज इक्वल टू 1000, 1000 को मल्टीप्लाई करो एक और 10 से तो ये हो जाएगा 10,000। अच्छा, क्या 10,000 5000 से बड़ा है? हाँ, और 1000 तो 5000 से छोटा है, तो हमें इसके पास जाना ही पड़ेगा। तो टोटल कितने कोडॉन्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये भी हमारे पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। तो ये जेनेटिक कोड की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमें याद रखनी होगी वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए।